वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थीं, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई न कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोदकर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु ये सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो। समय पर तुम दोनों का विवाह करवाना अनिवार्य है। समझ नहीं आता धन कैसे कमाऊं, क्या करूं? श्याम ऐसे ही चिंता करने लगता है और ज्यादा चिंता करने के कारण एक दिन बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी तारा और चंद्रा पर आती है। तारा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और चंद्रा बहुत अच्छे वस्त्र बुनती थी। चंद्रा, तुम वस्त्र बहुत अच्छे बुनती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें गांव में धनिकों के वस्त्र बनाने चाहिए, हमें कुछ धन प्राप्त हो सकता है। हाँ, और तुम इतना अच्छा भोजन बनाती हो। यदि तुम्हें भोजन बनाने का काम मिल जाए तो हम दोनों मिलकर अच्छा धन कमा सकते हैं। हाँ, मैं भी वही विचार कर रही हूँ। दोनों काम करने का निश्चय करके नगर के बड़े धनिकों के पास जाती हैं। तारा को कुछ घरों में भोजन बनाने का काम मिल जाता है, वहीं चंद्रा साहूकार के घर जाती है। मालिक, मुझे वस्त्र बनाने का काम मिल जाता तो मुझ पर आपका बहुत उपकार हो जाएगा। अरे मैं यहाँ लोगों को कर्जा देता हूँ, काम नहीं, जाओ यहाँ से। मालिक, मैं बहुत अच्छे वस्त्र बुनती हूँ, आप एक बार मुझे अपनी कला दिखाने का अवसर तो दीजिए। तभी साहूकार की बेटी मीनाक्षी वहाँ आती है। तुम वस्त्र बनाती हो, सच में? हाँ, मैं वस्त्र बनाती हूँ। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको ऐसे वस्त्र बना कर दूंगी कि वैसा वस्त्र पूरे नगर में आज तक किसी ने नहीं पहना होगा। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें अपनी कला पर? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक रेशमी वस्त्र देती हूँ, तुम उसका सुंदर पहनावा बनाकर मुझे दो। यदि वो मुझे पसंद आया तो मैं पिताजी से कहकर तुम्हें धन दूंगी, और यही नहीं, आगे मेरे सारे वस्त्र बुनने का काम भी तुम्हें ही दूंगी। ठीक है। साहूकार की बेटी मीनाक्षी चंद्रा को एक सुंदर रेशमी वस्त्र देती है। 2 दिन चंद्रा उस वस्त्र को दी है और 2 दिनों के बाद मीनाक्षी के पास वो पहनावा लेकर आती है। मीनाक्षी को वो बहुत पसंद आता है। मीनाक्षी उस पहनावे को पहनकर बहुत सुंदर लगने लगती है। उधर एक धनिक के घर तारा भोजन बनाने का काम करने लगती है। उसके भोजन की इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी। अरे वाह तारा, तुम्हारे बनाए हुए भोजन की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। मालकिन, आप सबको मेरा बनाया हुआ भोजन पसंद आए, यही मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ, आज खाकर देखते हैं। यदि घर में सबको अच्छा लगता है तो कल से रोज भोजन बनाने यहीं आ सकती हो। तारा के बनाए हुए भोजन सबको पसंद आते हैं। तारा को अब भोजन बनाने का काम मिल जाता है। तारा और चंद्रा दोनों अपने अपने काम बहुत लगन से करने लगती हैं। एक दिन मीनाक्षी नगर में चंद्रा के बनाए हुए कपड़े पहनकर घूम रही थी। उसके वो सुंदर कपड़े देखकर कुछ स्त्रियां उससे पूछती हैं कि वो वस्त्र किसने बनाए हैं
और चंद्रा को और ज्यादा काम मिल जाता है। तारा जिस चंचला के घर भोजन बनाने का काम करती थी, उस चंचला का बेटा आदित्य उस राज्य के राजकुमार ओजस का मित्र था। एक दिन राजकुमार ओजस चंचला के घर आते हैं। राजकुमार ओजस, आप सही समय पर आए हैं। अभी भोजन का समय हो ही गया है। मैं आदित्य के साथ आपको भी भोजन परोसती हूँ। चंचला अपने बेटे के साथ राजकुमार के लिए भी भोजन परोसती है। राजकुमार को भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मुझे तो बहुत पसंद आया। चंचला काकी, आपने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया है। नहीं राजकुमार, ये भोजन मैंने नहीं बनाया है। कुछ दिनों से हमारे पास एक लड़की भोजन बनाने के लिए आती है, उसी ने ये भोजन बनाया है। अच्छा, सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है उन्होंने। काकी, हमारे राजमहल के आचार्य कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं, इसीलिए हमें किसी दूसरे आचार्य की आवश्यकता है। यदि आपके पास आने वाली लड़की राजमहल में आकर भोजन पकाएगी तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं कल उससे बात करती हूँ। अगले दिन चंचला तारा से राजमहल में भोजन बनाने की बात करती है। तारा को बहुत खुशी होती है। वो घर आकर चंद्रा से बात करती है। चंद्रा, आज मुझे चंचला मालकिन ने बताया कि एक दिन राजकुमार को मेरे हाथ का भोजन बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने मुझे राजमहल में आकर खाना बनाने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। साहूकार की बेटी मीनाक्षी ने मेरे बनाए हुए कपड़े पहनते थे। वो देखकर नगर के कुछ और बड़े लोगों ने मुझे कपड़े बनवाने को कहा है। इसका अर्थ है कि अब हम दोनों को बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। हाँ, उस धन से हम सबसे पहले पिताजी की बीमारी का उपचार करेंगे। एक बार वो ठीक हो जाएं, उसके बाद फिर हम हमारे खेत का काम करेंगे। जब तक खेत अच्छे से उपजाऊ नहीं बनता, पिताजी को संतोष नहीं होगा। हाँ, सही कहा तुमने। राजमहल में। अरे वाह, आज का भोजन तो कितना स्वादिष्ट है। हाँ पिताश्री, आज हमारी नई आचारी ने भोजन बनाया है। नई आचारी? हमारे महल में नई आचारी आ रही है? हमारे पुराने आचारी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक मित्र के पास गया था, तभी वहां मैंने उस लड़की के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाया। तब मैंने मेरे मित्र की माँ को उस लड़की को महल में भेजने को कहा। सच में बहुत अच्छा भोजन बनाया है उसने। तारा के बनाए हुए भोजन का स्वाद महल में भी सबको अच्छा लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तारा और चंद्रा दोनों अब अच्छा धन कमा लेती हैं। वो शाम का उपचार करती हैं और उसके बाद मजदूरों को बुलाकर खेत में काम करके उसे उपजाऊ बना देती हैं। पिताजी, चलिए आज से हम खेत में काम करने जाएंगे। परंतु हमारा तो खेत बंजर है ना? बंजर था पिताजी। हम दोनों ने कुछ मजदूरों की सहायता से हमारे पूरे खेत की खुदाई की है। ऊपर की मिट्टी को हटाकर उसमें नई मिट्टी डाली है। उसमें गाय के गोबर से बनी खाद डाली है। अब हमारी मिट्टी उपजाऊ बन गई है। हाँ पिताजी, अब हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल आएगी, आप देखना। अब हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, परंतु तुमने मेरे बेटे बनकर घर की जिम्मेदारी उठाई है। मेरे कारण तुम दोनों को नगर में जाकर काम करना पड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतने सालों से आप हमारे लिए कितने श्रम करते आए हैं। माँ के जाने के बाद आपने हमारी माँ बनकर हमें ममता दी है। अब जब आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, तब हम आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। सच में तुम दोनों ने आज जो कर दिखाया, उससे मुझे बहुत संतोष मिला है। पिताजी, अब हम खेत में बीज बो देते हैं। कुछ महीनों के बाद हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा। तीनों मिलकर प्रसन्नता से अपने खेत में बीज बो देते हैं।
3-4 महीनों के कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद जब शाम अपने खेत को देखता है तब वो हरा भरा हो चुका था। तुम दोनों के कारण आज हमारा खेत लहला रहा है। मेरी बेटियों, कदाचित मेरे बेटे जो काम नहीं कर पाते वो तुम दोनों ने कर दिखाया है। इतने सालों से नगर वालों ने भी शाम के खेत में ऐसी फसल नहीं देखी थी। सब तारा और चंद्रा की बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। पूरे नगर में तारा और चंद्रा की चर्चा होने लगती है और महाराज सदाशिव के कानों तक पहुंच है। राजकुमार ओजस, ये तारा वही लड़की है ना जो हमारे महल में खाना बनाने के लिए आती है? पूरे नगर में उसकी और उसकी बहन की चर्चा हो रही है। हाँ पिताश्री, ये वही हैं। वो दोनों बहनें बड़ी ही होशियार और मेहनती हैं। अपने पिता की सहायता करने के लिए उन दोनों ने अपनी जो कलाएं हैं उनका उपयोग धन अर्जित करने में किया। हाँ, सच में हर लड़की यदि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे तो वो कुछ भी कर सकती है। उन दोनों लड़कियों ने केवल अपने पिता की सहायता नहीं की है, अपितु पूरे राज्य की लड़कियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। किसी के आगे हाथ फैलाए बिना अपनी कला का उपयोग करके एक लड़की धन अर्जित कर सकती है और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले सकती है। एक लड़की भी लड़के जितनी ही सक्षम होती है, ये आज सिद्ध हो गया है। हाँ पिताश्री, तारा के हाथों में जितना स्वाद है उतना ही उसका हृदय भी कोमल है। मैंने देखा है जितना भी भोजन बचता है वो उसे फेंकने नहीं देती है। नगर के बाहर जो गरीब भिखारी होते हैं उन्हें खिलाकर आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम करती है वो। मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियों का तो सम्मान होना चाहिए। ओजस, तुम उन तीनों को राजमहल बुला लो। मैं सबके सामने उन्हें उपहार देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सेवकों को भेजकर उनसे राज्य सभा में उपस्थित होने की विनती करता हूँ। अगले दिन महाराज के सेवक आकर शाम को अपने दोनों बेटियों के साथ राजसभा में उपस्थित होने को कहते हैं। ये सुनकर महाराज ने हमें राज्यसभा में बुलाया है, परंतु क्यों? हमने ऐसा क्या किया कि महाराज को हमें बुलावा भेजना पड़ा? कहीं राजमहल में भोजन बनाते समय मुझसे तो कोई अपराध नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो कितना अच्छा भोजन बनाती हो। तुम्हारे हाथ का भोजन खाकर बिना तुम्हें देखे राजकुमार ने तुम्हारी सिफारिश की थी। तुम भोजन बनाने के विषय में साक्षात अन्नपूर्णा हो। तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। फिर क्या हुआ होगा? कहीं हमने खेती का कर नहीं दिया है, इसीलिए तो महाराज ने नहीं बुलाया है। खेती का कर? वो क्या होता है? हाँ, हर किसान को उनके महाराज कर स्वरूप कुछ अनाज देने का आदेश होता है। हमने कई सालों से ये कर नहीं दिया है। कदाचित उसी विषय में बात करने के लिए या फिर मुझे दंड देने के लिए बुलाया होगा महाराज ने। अब यहाँ बैठकर विचार करने से और अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं है। महाराज का आदेश आया है तो हमें राजसभा में जाना ही पड़ेगा। उन्हें राजसभा में आने का आदेश मिला है। ये सुनकर सभी बातें बनाने लगते हैं। तीनों राजसभा में आते हैं। शाम तो बेचारा बहुत भयभीत होकर राजसभा में खड़ा होता है। वो हाथ जोड़कर महाराज से कहता है, महाराज, मुझसे या मेरी बेटियों से कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। तुम तीनों ने कोई अपराध नहीं किया है श्याम महोदय। फिर हमें आपने इस प्रकार राज्यसभा में आने का आदेश क्यों दिया? मैं तो आपकी इन बेटियों को सम्मानित करना चाहता हूँ, इसीलिए पूरे नगर में आपकी बेटियों की चर्चा हो रही है। आपकी दोनों बेटियों ने अपनी पाक कला और वस्त्र कला का अद्भुत प्रदर्शन किया है। आपकी बेटियां बहुत सुंदर हैं और उतनी ही बुद्धिमान भी। अपने पिता को असहाय देखकर उन्होंने खुद काम करके आपकी सहायता करने का विचार किया। जिसे जो कार्य उत्तम प्रकार से आता है उसने वो किया
उसमें उनकी बुद्धि के बारे में पता चलता है। यही नहीं, वो स्वाभिमानी भी हैं। इसीलिए उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाकर धन प्राप्त नहीं किया। मेरे नगर में ऐसी लड़कियां हैं, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। महीनों से तारा ने राज रसोई में जो भी भोजन पकाया है वो अत्यंत स्वादिष्ट था। उसके हाथ का भोजन महल में सबको बहुत प्रिय है। चंद्रा के बनाए हुए वस्त्रों के विषय में भी हमने सुना है, इसीलिए मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। आपकी बेटियों ने सब लड़कियों के सामने एक उदाहरण स्थापित किया है कि कितनी भी कठिन समस्या हो, हम अपनी बुद्धिमानी से उसका सामना कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। मैं तो इन्हें अपने बेटे ही कहता हूँ। जो कुछ इन्होंने किया है वो कदाचित मेरे बेटे भी नहीं कर पाते। आपने मेरी बेटियों का सम्मान किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप कहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, आपके मुख से अपनी बेटियों के बारे में इतना अच्छा सुनकर ही मेरा पेट भर गया है। एक पिता को और क्या चाहिए कि समाज में उनकी बेटियां सम्मानित हों। बेटियों के कारण पिता का भी मान बढ़ता है और मेरी बेटियों ने एक गरीब किसान का मान भी बढ़ाया है। अब मुझे बस उनके विवाह की चिंता है। एक बार ये अपने अपने घर चली जाएं, बस मैं गंगा नहा लूंगा। श्याम महोदय, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तारा के हाथ का भोजन खाया है और चंद्रा के बनाए हुए वस्त्र भी देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे नगर की इतनी गुणी लड़कियां कहीं और जाएं, और इसीलिए मैं राजकुमार ओजस का विवाह तारा और राजकुमार तेजस का विवाह चंद्रा से करना चाहता हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। ये बात सुनकर श्याम, तारा और चंद्रा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सच है या कोई सपना। महाराज, मैं एक किसान और मेरी बेटियों का विवाह राजकुमारों से, ये कैसे हो सकता है? आप किसान हैं, परंतु आपकी बेटियां, उन्होंने जो किया है वो सभी लड़कियों को सीखना चाहिए। जब ये दोनों राज परिवार में शामिल होंगी तभी बाकी लड़कियों को अपनी तरह बना पाएंगी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस विवाह को अपनी अनुमति दे दें। महाराज की ये बात सुनकर श्याम इतना खुश हो जाता है कि उसे आसमान छोटा लगने लगता है। तारा और चंद्रा भी बहुत खुश हो जाती हैं। तारा का विवाह राजकुमार ओजस और चंद्रा का विवाह राजकुमार तेजस के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाता है। अब तो इस विवाह और तारा चंद्रा के किस्सों की चर्चा दूर दूर के नगरों में